तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाज़ार के बारे में। सो आज के दिन की बात करें तो बाज़ार में आपको एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बाज़ार मॉर्निंग में आपको कुछ और देखने को मिल रहा था, क्लोजिंग टाइम कुछ और देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो बाज़ार में ना ही कोई बड़ी मूव आपको देखने को मिल रही है और ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी को तो आज के दिन हमने न्यूट्रल परफॉर्म करता हुआ देख लिया, बट निफ्टी के अलावा अगर हम बाकी के मेजर इंडाइसेस की बात करें लाइक नेक्स्ट 50, तो वहाँ पर 0.26% की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। सिर्फ एक सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है और ये सेक्टर का नाम है निफ्टी बैंक। इसके अलावा और भी सेक्टर हैं जो कि बोल सकते हैं आज के दिन परफॉर्मेंस पॉजिटिव डिलीवर किया है, बट कहीं ना कहीं वो सारे सेक्टर का जो वेटेज है निफ्टी 50 में उतना नहीं है जितना हमें निफ्टी बैंक का देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर का देखने को मिलता है। अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें, फाइनेंशियल सेक्टर को देखें, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर को देखें, इन चार सेक्टर का भी बहुत अच्छा वेटेज है और ये चारों सेक्टर आज के दिन आपको नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिखा है। सिर्फ आपको बैंकिंग सेक्टर का ही परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पीएसयू बैंक का अच्छा करना। आज के दिन पीएसयू बैंक के इंडेक्स को अगर हम देखें तो 0.49% ऊपर है वो। कल के दिन भी वो ऊपर था और पीएसयू बैंक आप सभी को पता है अगर ऊपर देखने को मिले तो उससे क्या है कि निफ्टी बैंक का भी परफॉर्मेंस जो है वो हमें ऊपर वाला ही देखने को मिलता है, और यही अगर वीक परफॉर्म करता तो आज के दिन निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस भी वीक देखने को मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें तो चलो मार्केट से रिलेटेड थी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में जो कि मार्केट काफ़ी बोल सकते हैं ज़ोरों शोरों से ट्रैक करेगी। अब देखो दोस्तों, फिलहाल इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हमें देखने को मिला है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 1.2% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली है, बट पिछले साल अगर देखा जाए तो हमें 2.6% का नंबर देखने को मिला था। इस बार उम्मीद किया गया था कि सिचुएशन को देखते हुए 2.4% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बट एक्चुअल में रिपोर्ट कितना हुआ? 1.2%, यानी कि एक्सपेक्टेशंस अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिला है। और इससे पहले देखा जाए दोस्तों, जब अप्रैल महीने का डेटा हमें देखने को मिला था तो वहाँ पर उम्मीद किया गया था 1%, रिपोर्ट कितना हुआ था? 2.7%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से हमें काफ़ी बेटर देखने को मिली थी। बट वहाँ पर भी सिनेरियोज़ क्या था कि पिछले बार 3.9% हमें ग्रोथ देखने को मिली थी और लास्ट महीने में 2.7% का ही ग्रोथ दिखा था। यानी कि हर बार हम ऐसा बोल सकते हैं, हर बार तो नहीं बोल सकते क्योंकि इससे पहले का अगर नंबर देखोगे तो पिछले बार जो था वो 2.7% का ग्रोथ था और फिर क्या हुआ? 3% का ग्रोथ रिपोर्ट हुआ, जो कि एक्सपेक्टेशन से तो कम था बट पिछले बार के मुकाबले का ज़्यादा था। तो पिछले 3-4 बार का अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कभी ख़राब देखने को मिल रहा है, तो कभी पिछले बार के मुकाबले हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मई 2025 का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा हमें 9th मंथ लो पे जाता हुआ देखने को मिला 1.2% से। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वीक परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। यहाँ पर रीज़न मेंशन किया गया है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे सेक्टर अगर वीक परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हो रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है अनसर्टेनिटीज़। अब देखो दोस्तों, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की बात करें या फिर डोमेस्टिक लेवल पर अनसर्टेनिटीज़ की बात करें, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ है जिस वजह से जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उस लेवल का प्रोडक्शन या फिर उस लेवल की एक्सपेंशन करने पे ध्यान नहीं दे रही है जिस लेवल की एक्सपेंशन पे वो ध्यान पिछले 3 साल पहले देखने को मिलती थी या फिर 1 साल पहले देखने को मिलती थी। तो मल्टीपल जब अनसर्टेनिटीज़ होती है तो कोई भी कंपनी के पास क्लैरिटी नहीं होता कि हमें आगे करना क्या है। इस वजह से कंपनी थोड़ा सा बोल सकते हैं अपने स्टेप जो है वो देख कर रखती है। अभी रिसेंटली हमने KPIT टेक्नोलॉजी के Q4 के रिज़ल्ट को देखा था। रिज़ल्ट तो कंपनी ने ठीक रिपोर्ट किया था, बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी ने गाइडेंस नहीं दिया था। रीज़न क्या था भाई? तो रीज़न था अनसर्टेनिटीज़ की वजह से उनको पता ही नहीं था कि आगे चलकर सिनेरियोज़ क्या होंगी, तो इस वजह से कंपनी ने कोई गाइडेंस ही नहीं दिया। हो सकता है कि Q1 Q2 के बाद चीज़ें उनको क्लियर होती हुई नज़र आए, उसके बाद कंपनी गाइडेंस देती हुई नज़र आ जाए। बट अगर अनसर्टेनिटीज़ रहती है तो कंपनीज़ के जो प्रोडक्शन रेट हैं वो हमें स्लो होते हुए ज़रूर देखने को मिलते हैं, जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है GDP के ग्रोथ में भी। अभी हाल ही में जो हमें Q4 का GDP डेटा देखने को मिला वो फोरकास्ट अगर देखोगे तो बेटर देखने को मिली और पिछले बार का जो डेटा रिपोर्ट हुआ उससे भी बेटर देखने को मिला। बट उससे पहले का 3 जो क्वार्टर था, 3, 2 और 1, उन तीनों में हर बार एक्सपेक्टेशन से नंबर हमें कम ही देखने को मिली थी। और ऐसे अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट अगर कम होती रही और 9th मंथ लो पे जाती हुई दिखी तो इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद किया जा सकता है कि Q1 का जो GDP ग्रोथ है इंडिया का वो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें देखने को ना मिले, और अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को मिले तो मार्केट हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन कम कर चले।
इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बोल सकते हैं बाज़ार में एक अनसर्टिनिटी बनाई रखी हैं, और वो है यूएस और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिल सकती हैं। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि 500% टैरिफ लग सकता है। किसके ऊपर भाई? इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन दो कंट्री रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करती हैं। ऑयल ट्रेड तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब रशिया से ऑयल ख़रीदती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यूएस को भाई क्या प्रॉब्लम है? रशिया से अगर हम ऑयल ख़रीदते हैं या फिर चाइना ख़रीदता है तो यूएस को इससे क्या प्रॉब्लम है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम दोस्तों रशिया की बात करें और यूक्रेन की बात करें तो रशिया काफ़ी बड़ा है, आप सभी को पता है यूक्रेन के कंपैरिजन में, बट फिर भी वॉर काफ़ी टाइम से खिंचा पड़ा है। 2021 में इसकी शुरुआत देखने को मिली थी, 21 या 22 में, और अभी तक चल ही रहा है वो चीज़ें। अब रशिया के पास तो बहुत पैसा है बट यूक्रेन के पास उतना पैसा नहीं है, बट फिर भी यूक्रेन इतना लंबा अगर वॉर खिंच दिया है तो इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है नाटो की तरफ से फंडिंग सपोर्ट हमें देखने को मिल ही रही है, जिस वजह से ये वॉर इतना ज़्यादा लंबा होता हुआ दिखा है। अब दोस्तों सिचुएशन यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को रोकना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी स्पीच वगैरह भी ऑलरेडी दे रखा था, आप सभी ने सुन ही रखा था। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो अमेरिका का बर्बाद कर रहा है इस वॉर की वजह से। तो वॉर को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं वो, बट रोक नहीं पा रहे हैं। बट फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो कि यूक्रेन को तो समझा रहे हैं कि वॉर को ख़त्म करो, बट रशिया को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो रशिया को कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है कि उनके जो पैसे का फ़्लो है उसे रोक दो। अब देखो दोस्तों 2.5 साल कोई कंट्री अगर वॉर लड़ती है तो पैसा तो बहुत जाता है, बट फिर भी अगर वॉर चल ही रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उनको पैसा आ रहा है, और रशिया के पास पैसा आने का एक काफ़ी बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल। अब देखो दोस्तों क्रूड ऑयल की बात करें तो वो इंडिया को भी बेचती है और चाइना को भी बेचती है। अब ये जो क्रूड ऑयल वो बेच रही है इंडिया को और चाइना को, तो कहीं ना कहीं से ये तो समझ आता है कि इंडिया से पैसा जा रहा है रशिया के पास और चाइना से भी पैसा जा रहा है रशिया के पास। तो अमेरिका ये नहीं चाहती कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल ट्रेड करती है वो कंट्री के ऊपर वो 500% का टैरिफ लगाएंगे, जिससे क्या है कि वो ऑयल का जो ट्रेडिंग है वो रोक दे, रशिया के पास पैसे की कमी हो और अल्टीमेटली ये जो वॉर है वो रुक जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है 500% टैरिफ से रिलेटेड अपडेट्स। बाकी ये सारी चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं है, सभी चीज़ें रिपोर्ट्स की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है। कभी कभी ट्रंप भाषण में दे देते हैं, बट ये सारी चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। देखते हैं आगे चलकर क्या अपडेट आती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों अगर हम बात करें एट द एंड डॉव जोन्स फ्यूचर्स के बारे में, तो आज के दिन डॉव जोन्स फ्यूचर्स आपको थोड़ा नेगेटिव ही परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा हमारा बाजार परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है वैसा ही आपको डॉव जोन्स फ्यूचर्स भी परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, यानी कि फ्लैट या फिर हम उसको न्यूट्रल परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी बाजार से रिलेटेड जिसकी बात हमने किया। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन की तरह या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लेना। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।